कुंभ राशि के जातक जिनका की राशि स्वामी शनि है। शनि कर्म, शनि न्याय, शनि हार्ड वर्क, शनि शनह शनह, शनि जिम्मेदारियां। बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ कंधे पर वो रख देता है और पूरा जीवन उन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है कुंभ वालों को। तो मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि कुंभ का जो चिन्ह है वो है घड़े से जल गिराता हुआ एक पुरुष। आप जल गिराने के लिए ही, दूसरों को देने के लिए ही, अपने घड़े से, अपने कोष से, अपने पास जो कुछ है उसको सिर्फ देने के लिए ही जन्मे हैं। जितना जल्दी इस बात को समझ लेंगे उतना जल्दी जीवन आपके लिए मधुर और आसान हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से आभार। इतना सारा प्रेम, इतना सारा सम्मान, इतनी सारी ममता मुझ पर लुटाने के लिए मैं उसके काबिल हूँ कि नहीं वो मैं नहीं जानती, पर आप लोगों ने इतना अगाध्य प्रेम मुझको दिया है कि मैं भाव विभोर हूँ। शब्द नहीं है धन्यवाद के लिए। उम्मीद है आप आगे भी अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहेंगे। शुरू करते हैं प्रथम भाव से। पहला घर, जिसमें कि राहु अब धनिष्ठा में 2 अगस्त से आ जाएंगे। राहु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। पहला घर हमारा शरीर, जिसे हम लग्न कहते हैं, पूर्ण शरीर, उसमें हमारे सिर के बाल से लेकर के और पैर के नाखून तक सब कुछ आ जाता है। लग्न में राहु, राहु शनि का मित्र है, आपके राशि स्वामी का मित्र है, और जिस घर में बैठा हुआ है कुंभ राशि में, उसका स्वामित्व शनि के साथ साथ राहु के पास भी है। तो अपने घर में बहुत सुदृढ़ अवस्था में बैठा है। इसके पहले शतभिषा में था, अब जब धनिष्ठा में आया है तो उसके स्वभाव में परिवर्तन होगा। जब तक राहु प्रथम भाव में रहेगा, पहले घर में रहेगा, तब तक आपके शरीर पर राहु, मन पर राहु, दिमाग पर राहु, बुद्धि पर राहु, आपकी आत्मा पर राहु। मेरे पिताजी से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी। वो कहते थे कि कोई भी ग्रह ना पूरी तरह अच्छा है ना पूरी तरह बुरा है। राहु को हम छलिया मानते हैं, कपट है राहु, असीम इच्छाएं हैं, एक्सट्रीम एम्बिशन है, सब कुछ पा लेने की लालसा है। राहु कहता है सब कुछ मेरा ही तो है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब मेरा है, उस पर सब पर मेरा अधिकार है। ये राहु की नेगेटिव बातें हुई, लेकिन राहु की कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं। राहु आपके लिए एक टारगेट सेट करता है और आपको बैठने नहीं देता जब तक वो टारगेट आप पूरा ना कर लें। आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, प्लान एफ, थक जाएंगे आप, थक जाएंगे। बैठने नहीं देगा। वो कहेगा पहला प्लान नहीं चला, कोई बात नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जब तक राहु आपके प्रथम भाव में रहेगा, पहले घर में रहेगा, बुरा मत मानिएगा, तब तक आपकी सोच, आपका विचार, आपकी इच्छाएं, यहां तक कि आपकी आत्मा तक को राहु प्रभावित करेगा। राहुवत राहु जैसी हो जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, देखिए मैं राहु को बहुत बुरा नहीं मानती। कुछ लोग मुझे कहते हैं भगवान विष्णु तुमको छोड़ेंगे नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि समुद्र मंथन में जितना सहयोग देवताओं का था उतना राक्षसों का भी तो था। तो राहु को अपना अधिकार छीनना आता है। राहु ने अपना अधिकार छीना, छल से छीना। तो जब तक राहु प्रथम भाव में रहेगा, आप अपने अधिकारों को छल से छीनने में हिचक नहीं करेंगे। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जो आपका है वास्तव में, जो दूसरे का है वो नहीं लेना चाहिए, वो सचमुच में गलत है।
लेकिन जो चीज आपकी है, अगर वो आपको नहीं दी जा रही है तो उसे लेना छल से बल से आपका अधिकार है। राहु ये करेगा जब तक प्रथम भाव में रहेगा। अभी धनिष्ठा में आ गया है। धनिष्ठा धन का स्वामी है, धनिष्ठा का स्वामी मंगल है। मंगल स्पीड है, मंगल एनर्जी है। मंगल के साथ जब राहु आता है तो एक विस्फोटक योग बनाता है। आप जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर सकते हैं, उससे बचिएगा। दूसरी बात, अपने टेम्पर पर कंट्रोल रखिएगा। प्रथम भाव हम खुद, राहु धनिष्ठा में, मंगल अग्नि, राहु एम्पलीफायर। धनिष्ठा में जब राहु रहेगा तो बहुत कुछ दे जाएगा, टारगेट्स बहुत ऊंचे सेट करेगा, बहुत ऊंचे। और उनके लिए जैसे कि मैंने कहा, राहु बैठने तो देता नहीं है भाई, वो तो आपको लगा के रखेगा, पूरा दम लगा देगा आपका। इस समय आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए साम दाम दंड भेद चारों का खुलकर प्रयोग करेंगे। आई एम सॉरी टू से, आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी, एंड दैट्स व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज। छुपाने से कोई अर्थ, कोई फायदा नहीं है। आप उन चारों का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि राहु शतभिषा से निकल चुका है, धनिष्ठा में अब आ चुका है ना। तो क्रोध पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण थोड़ा सा जरूर रखिएगा। यहाँ पर केतु की 7वीं दृष्टि है, बुध की दृष्टि है और सूर्य की दृष्टि है। केतु भी राहु का शत्रु है, सूर्य भी शत्रु है। तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा एक चीज का, कि जहां जितना बोलना है वहां उतना ही बोलिएगा। मैंने कहा ना कि मैं सच बोलने से नहीं घबराती हूं, और एस्ट्रोलॉजी का पर्पस ही शायद ये है कि आपको आगे आने वाली घटनाओं के बारे में वार्न किया जाए। राहु धनिष्ठा में आपको धन दिलाएगा, यश दिलवा देगा, पद दिलवा देगा, मान प्रतिष्ठा दिलवा देगा, टारगेट्स को अचीव करा देगा। लेकिन केतु सूर्य और बुध की दृष्टि है। सूर्य गवर्नमेंट है, केतु सेपरेशन है, बुध मैनेजमेंट है। तो इस समय क्या होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस, अति आवेश में आकर आप कोई निर्णय नहीं लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा, शब्दों को संभालिएगा। तीसरी बात, सूर्य 7 तारीख से महीने के अंत तक रहेगा 7वें घर में। जब 7वें घर पर आऊंगी तब अच्छे से डिस्कस करूंगी। फिलहाल दृष्टियों की बात कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मैंने एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मेरे पिता से सीखी। वो कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी में किसी घर में किसी ग्रह का प्लेसमेंट जितना इम्पॉर्टेंट है, उससे 100 गुना ज्यादा इम्पॉर्टेंट दृष्टियां हैं। सूर्य की दृष्टि जब राहु पर होगी, सूर्य सरकार है, सूर्य बॉस है, सूर्य पिता है, राहु का शत्रु है। तो 17 अगस्त के बाद का समय ऐसा होगा जब आपको सरकार से, सरकारी अफसरों से, पिता से, बॉस से कोई भी पंगा ले। और 7वां घर तो वैवाहिक जीवन भी है ना, बिजनेस भी है, बिजनेस पार्टनरशिप भी है। तो अपने वैवाहिक जीवन में भी अपने स्पाउस से भी पंगा लेने से बचिएगा। मेरा काम है सलाह देना, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा, क्योंकि ये समय उलझने का तो बिल्कुल नहीं है ना। कारण ये है कि राहु ऑलरेडी धनिष्ठा में है, ओवर एग्रेसिव है राहु इस समय। ऐसे में राजा से अगर आप उलझे, सूर्य राजा है, गवर्नमेंट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर उल्टा भी पड़ जाए। डरा नहीं रही हूँ, एक प्रिकॉशन लेने की सलाह दे रही हूँ, एक माँ की तरह, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर बाद में हूँ, माँ पहले हूँ। दूसरे घर की बात करें, शनि वक्री, आपकी राशि का स्वामी 137 दिन के लिए वक्री है, 27 जुलाई से 10 दिसंबर तक, और उदित है। और सबसे सुंदर बात यह है कि पूरा महीना शुक्र की संजीवनी दृष्टि दूसरे घर पर रहेगी। पहले वक्री ग्रह को समझिए। कोई ग्रह जब ट्रेवल करता हुआ पृथ्वी के साथ, है ना, जैसे 2 एक साथ ट्रेवल करते हैं सेम स्पीड से,
एक की स्पीड फास्ट हो गई तो दूसरा धीमा चलता हुआ लगता है वास्तव में वो, और ऐसा लगता है वो उल्टा चल रहा है, जबकि वो उल्टा नहीं चल रहा है। इस ग्रह को हम वक्री ग्रह कहते हैं। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भाषा में वो बहुत ताकतवर हो जाता है। आपके लग्न का स्वामी है शनि, बेहद ताकतवर हो जाएगा। कुटुंब के घर में बैठा है, धन के संचय के घर में बैठा है, वाणी के घर में बैठा है और खान पान के घर में बैठा है। एक एक चीज को डिस्कस करते हो। कुटुंब के घर में शनि वक्री, कुटुंब से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स या कोई काम जो पेंडिंग थे वो इस समय शनि करा देगा। धन का संचय, बहुत समय से प्रॉब्लम्स चल रही थी, अभी भी 7.5 के 11 महीने बाकी हैं आपके, है ना, प्रॉब्लम्स थी। अब जब शनि वक्री होगा तो हालांकि काफी हद तक ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी पर्सनल होरोस्कोप में शनि का प्लेसमेंट कहाँ है, कहाँ बैठा हुआ है शनि और उस पर दृष्टियां किस किस की हैं। फिर भी वक्री शनि कुंभ वालों को बहुत फायदा दे करके जाएगा। इस समय आपके लग्न का स्वामी बहुत मजबूत हो गया है तो धन का संचय कराएगा। तीसरी बात, वाणी में डंडा, जैसे कि पहला घर भी दिखा रहा है, दूसरा घर भी दिखा रहा है। मेरे पिताजी कहते थे कि जब कुंडली में कोई एक घर, कोई एक चीज दिखा रहा है तो ध्यान से देखो, बाकी भी 100% वो दिखा रहे होंगे, दूसरा घर भी वही दिखा रहा है कि वाणी में कठोरता आ जाएगी, एग्रेशन, उसे संभालिएगा। एक तो शनि ऑलरेडी सेकंड हाउस में, वाणी के घर में शनि न्याय है। देखिए कुंभ वालों की प्रॉब्लम पता है क्या है, शनि न्याय का देवता है ना। न्याय का मतलब है सच, और सच कड़वा होता है। तो भाई इतना ज्यादा सच क्यों बोलना है जो दूसरे को कड़वा लग जाए। मैं हमेशा कुंभ वालों को एक बात करती हूँ कि ये दूसरे के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, मतलब अगर जरूरत पड़े तो शायद गर्दन भी उतार के दे दें अपनी दूसरे के लिए, लेकिन एक सरसराता हुआ जहर बुझा हुआ तीर मारेंगे और सब बराबर। अभी शनि वक्री कुटुंब के घर में अपने कुटुंबीय जनों के साथ वार्ता करते समय, डिस्कशन करते समय, बात करते समय इस बात का ख्याल रखिएगा कि कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए जो आपके करे धरे पर पानी फेर दे। जहां तक सवाल का आपके धन के संचय का, कुटुंब में अच्छे काम होने का, क्योंकि शुक्र की संजीवनी दृष्टि भी है तो दोनों चीजों को दिखा रहा है। घर में कोई मांगलिक शुभ काम दिखा रहा है, कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क जो परिवार मिलकर के कोशिश कर रहा था उसका कंप्लीशन दिखा रहा है, धन का संचय दिखा रहा है, और 8वें घर में है शुक्र, अचानक धन का आगमन भी दिखाता है जिसे शनि संभालेगा। देखिए जब दूसरे घर में शनि होता है, बहुत सारे लोग आप में से मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मैडम आप एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू कीजिए, पर वो मेरे लिए संभव नहीं है बहुत बिजी शेड्यूल होने से। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेरे वीडियोस में ही होती हैं, अगर आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं। शनि जब दूसरे घर में होगा तो इसको ऐसे समझिए, ये मेरे पिताजी ही सिखाते थे तो आपको पिताजी का ही कहा हुआ बता रहे हो। वो कहते थे कि दूसरे घर का शनि का मतलब, शनि ओल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे सूर्यमंडल का सबसे बूढ़ा, सबसे बुजुर्ग, सबसे एक्सपीरियंस्ड जो ग्रह है वो शनि है। अब ऐसा मान लीजिए घर का कोई बुजुर्ग जो 100 साल की उम्र पूरी कर चुका है, उसको आप 1 लाख रुपया कमा करके ले जा करके दीजिए और अगले दिन 1 लाख मांगिए, वो 1000 भी आपको मुश्किल से वापस करेंगे कि बस इतने में काम चला लो। उनको अपने लिए सिंगल पेनी नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए उनके आपकी कमाई में से। उस पैसे को आपके भविष्य के लिए संभाल कर रखेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि यही पैसा भविष्य में काम आएगा। दूसरे घर का शनि बड़ी कठोरता के साथ धन का संचय कराता है, ये एक सूत्र है, लिख लीजिए कहीं। तीसरे घर की बात करें तो मेष राशि है, जिसका स्वामी मंगल 2 अगस्त से मार्गी और उदित अपनी शत्रु राशि में 2 अगस्त तक चौथे घर में है, वृष राशि में। उसके बाद 2 अगस्त से 5वें घर में आ जाएगा। यहाँ 1 तारीख से 5 तारीख तक बुध अपनी ही राशि में है और राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर होगी। जो पहला घर बता रहा है वही ये बता रहे। तीसरा घर पराक्रम, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राएं, हमारी हॉबीज और हमारी फिजिकल एबिलिटीज। तो आप दौड़ दौड़ के काम करेंगे। मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, भले ही शत्रु राशि में है इस समय,
बात घूम फिर के वहीं आ गई जो पहला घर और दूसरा घर बता रहा है। मंगल हमारी शरीर की एनर्जी है जी, हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त है मंगल। शरीर की एनर्जी जब शत्रु के घर में, शत्रु राशि में बैठी होगी तो क्या होगा? एंगर, फ्रस्ट्रेशन, घुटन, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं इसको मार दूं, मैं उसको काट दूं, वैसे विचार मन में आएंगे। तो जो बात मैंने शुरू से की, पहली बात तो ये कि कुंभ वालों को मेडिटेशन तो जरूर 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 करना चाहिए, बहुत जरूरत होती है आपको। कारण ये है कि शनि के घर में जब चंद्रमा बैठा होगा तभी आपकी कुंभ राशि बनती है ना। कुंभ राशि का अर्थ है आपका चंद्रमा शनि के घर में बैठा है, कुंभ के घर में बैठा है। तो जब शनि और चंद्रमा की युति यानी कंजक्शन होता है तो विष दोष बनता है। लेकिन जब शनि के घर में चंद्रमा होगा तो भी आंशिक विष दोष तो है। तो मेडिटेशन आपको जरूर करना चाहिए, खास तौर से इस समय तो जरूर करना चाहिए। पांचवा घर संतान का है, तीसरे घर का स्वामी पांचवें घर में बैठा हुआ है, प्रेम प्रसंगों का है, विद्या बुद्धि का है। तो संतान के कामों में स्पीड आएगी, प्रेम प्रसंगों में स्पीड आएगी, एजुकेशन में स्पीड आएगी। पांचवा घर जीवन के पूर्ण उत्थान का भी है, उसमें भी स्पीड आएगी। लेकिन जो बात मैं शुरू में कह रही थी उसको बार बार रिपीट कर रही हूँ और फिर से कह रही हूँ कि मंगल अपनी बॉडी की एनर्जी उसको राइट डायरेक्शन में लेकर के जाइएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो एनर्जी है ना, इट विल बी लाइक अ मिसगाइडेड मिसाइल। और मिसगाइडेड मिसाइल कितना डैमेज करती है वो बताने की जरूरत नहीं है। पराक्रम का घर है तीसरा, उसका स्वामी पांचवें घर में बैठा है, शत्रु घर में। पराक्रम गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए। वैसे भी केतु की नवम दृष्टि है, हालांकि अच्छी बात है कि केतु मघा में है। तो जो एंगर इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन इश्यूज, काम की पूर्ति ना हो पाने पर कुछ घबराहट, उसको केतु संभालेगा। मघा का केतु बुरा नहीं होता है, पितृ कृपा से बहुत सारे काम बनेंगे भी। चौथे घर की बात करें तो चौथे घर का स्वामी शुक्र अपनी मित्र और नीच राशि में आठवें घर में बैठा है 1 तारीख से 31 तारीख तक। देखिए, आठवें घर का शुक्र बहुत कुछ दे करके जाता है, बहुत कुछ। हालांकि 6, 8 और 12 में जो सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह, उनको हम अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन आठवें घर का शुक्र बहुत कुछ दे के जाता है। कारण ये है कि लक्ष्मी, शुक्र यानी लक्ष्मी, उसका उदय पाताल से ही तो हुआ है, 8वां घर पाताल है। तो इस समय अच्छा खासा लक्ष्मी का आगमन होगा जिससे सुख की प्राप्ति होगी। चौथे घर का स्वामी है, चौथा घर आपकी माता, भूमि, भवन, वाहन और आपका पैतृक स्थान और पब्लिक एंड पब्लिक डीलिंग। तो क्या होगा पैतृक स्थान पर? आपके स्पाउस के सहयोग से। मुझे किसी ने लास्ट वीडियो में कहा था, मैडम आप शुक्र की जब बात करते शुक्र पत्नी भी तो है। हाँ जी, शुक्र पत्नी भी है लेकिन व्हाट अबाउट वुमेन, उनके लिए क्या कहूं मैं, क्योंकि उनके लिए तो स्पाउस बृहस्पति है ना, तो शुक्र पत्नी भी है, ये बात सच है। तो पत्नी के सहयोग से आपके पेरेंटल प्लेस पर सुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, हर प्रकार के सुख की प्राप्ति। उसके अलावा कुछ ऐसे गेन्स भूमि, भवन, वाहन को लेकर के जिनका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और जो हो नहीं पा रहे थे, वो इस समय संभव होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये जो 1 महीने के लिए लगभग शुक्र 8वें घर में है, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वाला समय आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा शुभ बदलाव, शुभ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। शनि की तीसरी दृष्टि है यहाँ तब जब शनि वक्री है। शनि कुटुंब में जो काम कराएंगे, धन के संचय से रिलेटेड जो काम कराएंगे, जिन चीजों को स्पीड अप कराएंगे, वो आपके पेरेंटल प्लेस पर होंगे, वो माता के घर में होंगे, भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड होंगे। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, चौथे का स्वामी 8वें में और चौथे घर में शनि की तीसरी दृष्टि। वैसे भी शनि और शुक्र मित्र हैं, मित्र के घर पर दृष्टि है कि चलो भाई स्पीड करो, काम को जो रुक गए उनको तेजी से आगे बढ़ाओ। तो ये एक शुभ संकेत है आपके लिए। 5वें घर में 1 से 5 तक बुध है अपनी खुद की राशि में। मंगल यहाँ 2 अगस्त से मार्गी और उदित शत्रु राशि में और राहु की 5वीं दृष्टि। थोड़ा तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर से बतला देती हूँ। 5वां घर विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम प्रसंग,
पूर्व जन्म और जीवन का पूर्ण उत्थान। बुध जब यहाँ स्वग्रही होंगे 1 से 5 तो ये एक अच्छी स्थिति है। मधुर संबंध प्रेमी या प्रेमिका के साथ, संतान के साथ, विद्या और बुद्धि के हिसाब से हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय। उसके अलावा जब मंगल भी यहाँ आ जाएंगे तो कामों में तो स्पीड अप होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तब आपको थोड़ा सा अपने क्रोध को संभालना होगा, अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना होगा, तभी आपको उसके फल मिलेंगे। कारण उस समय मंगल पूर्ण दृष्टि से 11वें घर को देखेंगे, जो लाभ और इच्छा पूर्ति का घर है। तो जो भागदौड़ आप करेंगे, जो मेहनत आप करेंगे, उसका तुरंत फल, क्योंकि मंगल स्पीड है, शनि शनै शनै धीरे धीरे। मंगल का ऐसा नहीं है, मंगल तो ऐसा है कि भाई तुमने तुरंत काम किया और तुरंत फल प्राप्ति ले लो। लेकिन बात यह कि एनर्जी चैनलाइज्ड किस डायरेक्शन में है, ये आप पर डिपेंड करेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सही डायरेक्शन में आप अगर अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हो तो निश्चित रूप से लाभ और इच्छा पूर्ति की पूर्ण संभावना, बहुत अच्छी संभावना इस समय, क्योंकि मंगल इस समय बहुत पावरफुल है, मार्गी और उदित है। बात करें आपके छठे घर की, तो यहाँ बृहस्पति उच्च हैं, लेकिन 1 अगस्त से 9 अगस्त तक अस्त होंगे, क्योंकि सूर्य भी इस घर में है। पहले आप अस्त ग्रह को समझिए। जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा, उसका प्रकाश उस ग्रह को अपने आप में समाहित कर लेता है। आपको मैं ऐसे समझाऊं, एक दीपक रात को जलाइए, खूब बड़ा दीपक, बृहस्पति तो बड़ा ग्रह है, सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट, खूब बड़ा दीपक जलाइए, रात भर वो आपके पूरे आंगन को बहुत बढ़िया प्रकाश देगा। जैसे ही सूर्योदय होगा, दीपक अभी भी जल रहा है, वही है, उसी स्थिति में है, लेकिन उसके प्रकाश को सूर्य का प्रकाश इतना धुंधला कर देगा, उसका एग्जिस्टेंस छुप जाएगा। रात को जब, शाम को जब सूर्यास्त हो जाएगा, फिर वो दीपक वैसा ही चमकेगा। तो 9 अगस्त तक बृहस्पति सूर्य के प्रभाव में होंगे। ऐसा मान लीजिए बृहस्पति के पास जो अधिकार हैं, जो मंत्रालय है, जो डिपार्टमेंट है, उसकी पावर सूर्य के हाथ में। 9 अगस्त के बाद बृहस्पति उदित हो जाएंगे और उतने ही पावरफुल होंगे, क्योंकि इस समय उच्च के हैं, अतिचारी हैं, पुष्य नक्षत्र में है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है सूर्य और बृहस्पति का, मैं इसको समझाती हूँ। छठे घर में क्या होगा, छठा घर रोग, ऋण और शत्रु है। सूर्य और बृहस्पति जब एक साथ मिलते हैं, इसका अर्थ समझिए, सूर्य राजा, बृहस्पति देवगुरु, दूसरे के घर में मिल रहे हैं, कर्क राशि में। अब राजा और देवगुरु साथ क्यों आते हैं, कब आते हैं? जब राजा को राज्य से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी हो, तब उसको सलाह चाहिए देवगुरु की। देवगुरु जी बताइए क्या सही क्या गलत। अब देवगुरु तो देवगुरु हैं, वो सत्य की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, नीति की बात करेंगे, नैतिकता की बात करेंगे। राजा सलाह तो लेगा देवगुरु से, लेकिन उसकी सुनेगा नहीं। कारण है राज्य धर्म और नीति से कहाँ चलता है। ये एक ऐसा समय होगा 9 तारीख तक का, जब आप अपने शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए किसी बड़े का सहारा ले सकते हैं, रोग पर, ऋण पर और शत्रु पर। सूर्य पिता है, सूर्य बॉस है, सूर्य राजा है, सूर्य गवर्नमेंट है, और पूर्ण ताकत के साथ नैतिकता को बंडल बना के फेंक देंगे समुद्र में, क्योंकि बृहस्पति की सुनी नहीं जाएगी। सूर्य यानी राजा, यानी आपका पिता, यानी आपके कोई बड़े बुजुर्ग, यानी आपके कोई ऐसे इंसान जिन्हें आप पितावत मानते हो, या कोई बॉस, या कोई भी घर का बुजुर्ग आपके बिहाफ पर निर्णय लेगा, जो कि काफी कठोर निर्णय होंगे और नीतिगत तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का मुंह सिल दिया गया है 9 तारीख तक कि आपने सलाह दे दी, आपका काम खत्म, अब आप बैठ जाइए। जो निर्णय लिया जाएगा वो राष्ट्र हित में लिया जाएगा, और राष्ट्र हित की जब बात हो, जब युद्ध की बात हो, जब जीतने की बात हो, तब साम दाम दंड भेद चारों ही तो नीतियां उचित हैं। तो छठा घर रोग है, ऋण है और शत्रु है। इस समय आप रोग के लिए, ऋण के लिए, शत्रु के लिए, उनको समाप्त करने के लिए 9 तारीख तक
पूरी ताकत लगाएंगे, किसी का सपोर्ट लेंगे और विधि या विधान के खिलाफ जाने से भी घबराएंगे नहीं, चूकेंगे नहीं। 9 तारीख के बाद जब बृहस्पति उदित हो जाएंगे तब आपको याद आएगा क्या सही है क्या गलत है। फिर आप नीति के हिसाब से चलेंगे क्योंकि तब तक काम हो चुका होगा। तब बृहस्पति बहुत पावरफुल होंगे यहाँ पर, है ना। तब आप उसमें जो रिपेयरिंग कर सकते हैं वो करेंगे। सूर्य 17 तारीख तक यहाँ पर है और बुध 5 तारीख से 22 तारीख तक अस्त। बुध बुद्धि का देवता अस्त, बृहस्पति ज्ञान का देवता अस्त। सोचिए जरा दोनों की पावर्स। बुध वित्त मंत्रालय है ना, बृहस्पति होम मिनिस्ट्री है। दोनों को राजा छीन के कहेगा कि भाई तुम दोनों बाहर बैठो, तुम्हारी मिनिस्ट्री मेरे पास है, तुम्हारे डिपार्टमेंट्स मेरे पास हैं। जब मुझे जो डिसीजन मेकिंग करके मैं फ्री हो जाऊंगा, जब मुझे तुम्हें हैंड ओवर करनी होगी मैं करूंगा। 14 से अस्त हो जाएंगे बुध। 14 तारीख तक बुध अपनी मर्जी से काम करेंगे, 14 से अस्त हो जाएंगे और अस्त अवस्था में ही बाद में 7वें घर में जाएंगे। यहाँ तो कर्क राशि में जब वो है तो ऑलरेडी शत्रु राशि में है। मन कुंठित रहेगा, गुस्सा रहेगा, लगेगा क्या तो कर दूं, क्योंकि बुध ही तो बुद्धि है। पहली बात तो शत्रु के घर में, चंद्रमा के घर में। दूसरी बात बृहस्पति के साथ, तीसरे अस्त। तो जब आपके अधिकार आपसे छीन लिए जाएं, एक छोटे से बच्चे के हाथ से खिलौना छीन कर तो देखिए कितना रोता है। तो इस समय बृहस्पति और बुध दोनों के अधिकार सूर्य के पास होंगे। सूर्य यानी राजा, फाइनेंस से रिलेटेड, होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड, रोग से, ऋण से, शत्रु से रिलेटेड कोई बड़ा आपके बिहाफ पर डिसीजन लेगा जो बहुत कठोर और क्रूर निर्णय हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो फायदेमंद होगा, ये बात पक्की है। वो आपके हित में जाएगा। तो इस समय ज्यादा नीति वीति की बात मत कीजिएगा। आपके बिहाफ पर कोई बड़ा अगर कोई निर्णय ले रहा है तो उसको लेने दीजिएगा, क्योंकि ये तो निश्चित है कि वो निर्णय आपके हित में जाने वाला है। बात करें आपके 7वें घर के, तो यहाँ केतु शत्रु राशि में है। बुध यहाँ 22 तारीख से आ जाएंगे, मार्गी और अस्त अवस्था में होंगे। सूर्य 17 तारीख से अपनी ही राशि में महीने के अंत तक यहाँ रहेंगे। केतु और सूर्य दो शत्रु ग्रह 7वें घर में। बुध बेचारा अस्त। 7वां घर हमारा वैवाहिक जीवन, 7वां घर बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप। तो एक द्वंद्व की स्थिति तो रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि केतु मघा में है, ये अच्छी बात है। मेरे पिताजी कहते थे कि जो ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुरूप अपना चाल चलन, व्यवहार, रंग ढंग बदलता है। केतु मघा में और मघा पितृ कृपा है। तो पितृ कृपा से ये अच्छी बात है, जितने डिस्प्यूट्स, जितनी प्रॉब्लम्स, जो ड्रामा, नाटक, नौटंकी होना है, उसके सबके एंड में चीजें पैसिफाई हो जाएंगी, पीसफुल हो जाएंगी, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद वैवाहिक जीवन में, बिजनेस में और बिजनेस पार्टनरशिप में ये समय ऐसा है जब थोड़ी उठापटक तो होगी, क्योंकि सूर्य राजा है और केतु के साथ ग्रहण दोष होता है, सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम फादर, सेपरेशन फ्रॉम पावर, सेपरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। तो कुछ लोग इस समय अपने बॉस के साथ विवाद की स्थिति में, पिता के साथ विवाद की स्थिति में, सरकार के साथ विवाद की स्थिति में आ सकते हैं। खास तौर से बुध डॉक्यूमेंटेशन है, बुध मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के, डॉक्यूमेंटेशन के को लेकर के कुछ चीजों में। और इस समय चलेगी बॉस की क्योंकि वो बहुत पावरफुल है ना। जैसे कि मैंने कहा, राहु और केतु तो दोनों नॉड्स हैं, प्रभाव उनका पूरा है। वो डिस्टर्ब तो करेंगे किसको? सूर्य को। तो क्या होगा कि ये एक ऐसी स्थिति रहेगी जब वैवाहिक जीवन में, बिजनेस में, बिजनेस पार्टनरशिप में एक टसल की सिचुएशन बनी रहेगी, है ना, एक टसल की सिचुएशन बनी रहेगी। तो देखिए, जो ग्रहों की स्थिति है या उसका प्रभाव है, उसको पूरी तरह नलीफाई तो ना मैं कर सकती हूँ ना आप कर सकते हैं। अब सवाल ये कि हमें क्या करना चाहिए। तो सूर्य को जल दीजिएगा, पहली बात। कुंभ वालों को तो हमेशा ही देना चाहिए, क्योंकि सूर्य अगर मजबूत रहेगा तो अच्छा है, जो भी है, जैसा भी है, पिता है ना। तो
अगर आप सूर्य को जल देंगे तो सूर्य थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा, राहु और केतु अपना इम्पैक्ट, अपना असर उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। जब तक 17 तारीख से और अंत तक सूर्य केतु के साथ रहेगा, आत्मा थोड़ी कुंठित, थोड़ी परेशान, थोड़ी चिंतित रहेगी। तो उसके लिए आत्मा को मजबूत कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर रहेगी, सूर्य पर भी राहु की दृष्टि खराब है, केतु पर भी राहु की दृष्टि खराब है। तो जैसे कि मैंने कहा, वैवाहिक जीवन, बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप को थोड़ा सा संभालने की इस समय आवश्यकता होगी। बात करें 8वें घर की, तो 8वें घर का शुक्र बहुत अच्छा है। 8वां घर पाताल है, ससुराल है। 8वां घर अनजान चीजें है ना, रहस्य है। 8वां घर जीवन और मृत्यु का हम विचार करते हैं। 8वें घर में शुक्र जब आता है तब थोड़ा सा अपने जेनेटिक ऑर्गन्स का ख्याल तो आपको रखना चाहिए, वो एक संभालने की चीज है। उसके अलावा 8वें घर का शुक्र बहुत कुछ दे करके जाएगा आपको। शनि की यहाँ 7वीं दृष्टि है, शनि मित्र है। मंगल की 4थी दृष्टि यहाँ पर होगी, तो ससुराल से संबंध अच्छे होंगे। धन, वैभव, संपदा जो आप खो चुके थे या जिसके पाने की इच्छा नहीं थी या हिम्मत या उसकी उम्मीद छोड़ चुके थे आप, ऐसा धन, ऐसी संपदा, ऐसा कोई काम जो, या फिर जैसा कि मैंने कहा, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ये जनरेट कर सकता है इस समय, जो आगे तक चलेगा और जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी इस समय, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। 8वें का शुक्र बहुत कुछ दे करके जाता है। 9वें घर का स्वामी, भाग्य का स्वामी शुक्र और 8वें घर में बैठा है। ये एक बहुत 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 अच्छी बात है। 8वें घर में हालांकि सौम्य ग्रहों को अच्छा नहीं मानते, पर मेरे पिता ने मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई और मेरी जो अपनी रिसर्च है वो भी ऐसा कहती है कि नहीं, 8वें घर में जब शुक्र आता है तो एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दे करके जाता है। हालांकि अपने स्पाउस का स्वास्थ्य आपको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्र आपका वैवाहिक जीवन है, 8वां घर पाताल है, तो अपने स्पाउस का स्वास्थ्य तो जरूर संभालना पड़ेगा। लेकिन आपके लाइफ में, क्योंकि भाग्य का स्वामी है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भाग्य से संबंधित, जो धन हो सकता है, वैभव हो सकता है, संपदा हो सकती है, यश, पद, मान, प्रतिष्ठा हो सकती है, कुछ भी, शुक्र सुख है। एक सुख का इंतजाम करके इस 1 महीने में ये जाएगा, ये निश्चित है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। अचानक कुछ अच्छा, क्यों? क्योंकि शुक्र मित्र है राहु का। राहु जब मित्र को 9वीं दृष्टि से देखेगा, जब धनिष्ठा में है, तो धन की प्राप्ति भाग्य को की मदद से अचानक ये कराएगा। 10वें घर की बात करें तो वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी मंगल 5वें घर में बैठा हुआ है, मार्गी और उदित बहुत स्ट्रांग पोजीशन में। 10वां घर हमारा कर्म स्थान है, सरकार है। इस समय सरकार से रिलेटेड जो आपके काम है उनमें स्पीड अप तो आए, वो होंगे, है ना, उनमें तेजी आएगी। कर्म स्थान पर भी आप बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। बस मैंने एक बात जो आपको कही है उसका आपको ख्याल रखना चाहिए, वो ये कि सरकार से, सरकारी अफसरों से डील करते समय, अपने कर्म स्थान पर डील करते समय थोड़ा सा पोलाइट रहिएगा, वो सचमुच में जरूरी है। बात करें 11वें घर की, तो धनु राशि है यहाँ पर, जहां पर कि जिसका स्वामी बृहस्पति 6ठे घर में 9 तारीख तक तो अस्त है। 9 तारीख के बाद जब वो पावरफुल हो जाएगा, जब वो उदित हो जाएगा, तब बहुत बड़ा कोई लाभ और इच्छा पूर्ति, क्योंकि बृहस्पति पुष्य में है। 9 अगस्त के बाद कोई पुराना काम जो आप बहुत समय से चालू किए हुए थे, जिसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे थे, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बहुत भाग दौड़ कर रहे थे और हो नहीं पा रहा था, 9 अगस्त के बाद कोई विशेष लाभ, विशेष इच्छा पूर्ति आपकी हो जाएगी और फाइनली आप ठंडी सांस लेंगे कि चलो हो गया। यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि है, बुध की दृष्टि 1 से 5 रहेगी, मंगल की 7वीं दृष्टि और केतु की 5वीं दृष्टि। तो हर्डल्स तो केतु डालेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हर्डल्स के बाद ही होगा, क्योंकि 9 तारीख तक मामला डुलमुल चलेगा। जब तक बृहस्पति अस्त हैं, तब तक आपको लगेगा अरे चीजें होंगी कि नहीं होंगी, ये तो दूसरे के हाथ में है, वो करके देगा कि नहीं करके देगा। लेकिन 9 अगस्त के बाद ये सबको बहुत अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। बात करें 12वें घर की, तो मकर राशि, जिसका स्वामी शनि दूसरे घर में बैठा है, खर्चे का स्वामी बैंक बैलेंस के घर में। तो देखिए, जब कभी 12वें का स्वामी दूसरे घर में हो तो खर्चा तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शनि जहां खर्च करेगा, बूढ़ा जहां खर्च करेगा, 100 साल का आदमी जहां खर्च करेगा, वो तो एक एक दमड़ी, एक एक रुपया बहुत सोच समझ के खर्च करेगा कि मैं जो खर्च कर रहा हूँ
उसका रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा। तो इस समय क्या होगा कि जो भी खर्चा होगा वो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देके जाएगा, ये अच्छी बात है। विदेश से लाभ होगा, दूसरे देश की सरकारों से लाभ होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 17 तारीख तक यहाँ है। सूर्य सरकार है, 12वां घर विदेश है, विदेशी सरकारों से लाभ, दूसरे धर्म दूसरे भाषा के लोगों से लाभ। मंगल की यहाँ 8वीं दृष्टि और बृहस्पति तो पूर्ण दृष्टि से 12वें घर को देख रहे हैं। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ वर्क, एक्सपेंशन ऑफ जॉब, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। 7वां घर छठा घर नौकरी है, नौकरी के घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं। आपके वर्क प्लेस का एक्सपेंशन, मल्टीनेशनल कंपनीज, दूसरी भाषा दूसरे धर्म के लोग या विदेशों से संबंध, जो लोग बिजनेस में हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ काम। और बुध क्योंकि पूर्ण दृष्टि से इस घर को देखेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, वीज़ा पासपोर्ट से रिलेटेड कोई काम अगर आपके अटके हुए हैं तो वो निश्चित रूप से हो जाएंगे। ये है मेरी रीडिंग्स अगस्त महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ जो आपको करनी चाहिए। बहुत ही सरल रेमेडीज़ मैं हमेशा बताती हूँ। देखिए, शनि वक्री हैं, अगर हो सके तो हनुमान चालीसा कीजिए या फिर दक्षिण मुखी हनुमान को सिंदूर और घी का लेप कीजिए। उसके अलावा जब तक राहु प्रथम भाव और केतु 7वें घर में है, पहले राहु का उपाय बतला देती हूँ। घर में कपूर जरूर रखिए खोल करके, विशेष रूप से अपने बेडरूम में और एंट्रेंस पर। दूसरी बात ये, केतु के लिए चींटियों को आटा और चीनी मिला करके दीजिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो इट्स मोर देन एनफ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि मैं बहुत रिसर्च के बाद वीडियो बनाती हूँ। आपको मेरा वीडियो जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सही लगा, गलत लगा, आप एक कमेंट लिखिए ज़रूर, क्योंकि हम सभी एस्ट्रोलॉजर सिर्फ मैथमेटिशियंस हैं। जो सूत्र हमें ऋषियों ने दिए हैं उन सूत्रों को हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से क्रैक करते हैं। अब वो जो हमने सूत्रों को तोड़ा फोड़ा, जो हमने उनके कैलकुलेशंस की, वो कितनी सही कितनी गलत, इसका निर्णय आपके हाथ है। तो बताइए ज़रूर, अगर कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है तो मैं करूँगी, और मुझे ये पता लगेगा कि जो कैलकुलेशंस मैंने की हैं वो किस हद तक सही, मेरी रिसर्च कितनी सही। आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे अगला वीडियो बनाने में बहुत मदद करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के लिए बहुत जल्दी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।